जी, नीतीश कुमार के सामने चुनौतियां क्या हैं? अब जैसे उत्तर प्रदेश में हम पहले भी चर्चा हमने की है कि मायावती को कैसे साथ लेकर आएंगे। पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं तो वहां पर भी 2-3 पार्टियां, तो लेफ्ट को कैसे साथ लेकर आएंगे। ऐसी किसी न किसी राज्य में कैसी स्थिति बनी हुई है, तो क्या ये नीतीश कुमार के लिए चैलेंजिंग रहने वाला है 24 के लिए? देखिए, नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चेहरे पर देखा जाए तो बाकी अपने समकालीनों से सैकड़ों किलोमीटर आगे। अब बात यह है कि ये देश जिस मुहाने पर खड़ा है उसमें एक तरफ सत्ता पक्ष है, दूसरी तरफ पूरा विपक्ष है, और ये आमने सामने। मैंने आपको कई बार इतिहास से सीख लेते भी हैं। आज कई बार लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब कुछ वही कर रहे हैं जो इंदिरा गांधी ने किया था, प्लस हिंदुत्व उसमें जोड़ देते हैं जो इंदिरा गांधी ने नहीं किया था। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब तुलना उस तरह से की जाती है तो इंदिरा गांधी से की जाती है। इंदिरा गांधी की जब यही स्थिति थी तो यही भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनसंघ था, उसने इंदिरा गांधी को हराने के लिए अपनी पार्टी का विलय तक कर दिया था। तो ये कोशिशें पहले भी हुई हैं और अभी भी हो रही हैं। दूसरी बात, राजीव गांधी को हराने के लिए वीपी सिंह के साथ पूरा विपक्ष कैसे लामबंद हुआ था, ये तो अभी जल्दी की बात है, 32 साल पहले की। तो ठीक इसी तरह की कोशिश अभी भी चल रही है। लेकिन मैं इससे अलग एक दूसरी बात करता हूं। जब कर्नाटक चुनाव की आप बात करते हैं, जो पार्टी सत्ता में थी, जिसने 2.5 साल चुनाव सत्ता में रहने के बाद चुनाव में जा रही है, वो पार्टी अपनी सरकार की नीतियों, अपने मुख्यमंत्री के चेहरे, अपनी कर्नाटक की उपलब्धियों से ज्यादा मतदान से 2-3 दिन पहले वो सिर्फ धर्म का कार्ड खेलने लगे। तो इसका मतलब है कि उसने यही तय किया है कि धर्म के कार्ड से ही उसे आगे आना है। तो अगली बात यह है कि 2000, जो मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूं कि 2024 का चुनाव यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को नंबर 1 मुद्दा बना के भारतीय जनता पार्टी लड़ने की तैयारी में है, और ये कार्ड वो खेलने के अलावा दूसरा कोई कार्ड नहीं खेलेगी। तो कर्नाटक के चुनाव से एक बड़ी बात जो सामने आने वाली है, देखिए, देश के समाजशास्त्री, जो लोग भारत के समाज का अध्ययन करते हैं, वो ये मानते हैं कि जो मेजॉरिटी है, जो बहुसंख्यक हिंदू है, वो धार्मिक तो है लेकिन कम्युनल नहीं है, वो सांप्रदायिक नहीं है। लोग ये भी मानते हैं कि जो माइनॉरिटी है उसमें धार्मिक चाहे उतने ना हो, लेकिन कम्युनल होने का आरोप उन पर लगता रहा है। तो इस देश की माइनॉरिटी पे तो कम्युनल होने का आरोप लगता रहा है, लेकिन अब मेजॉरिटी भी कम्युनल हो सकती है या उसे कम्युनल बनाया जा रहा है। एक समाजशास्त्री इस बात का अध्ययन कर रहे हैं, और कर्नाटका इसका सबसे बड़ा उदाहरण होगा। क्यों? क्योंकि कर्नाटक में, मैंने आपको कई कार्यक्रम में कहा कि कर्नाटक के हर 10-5 किलोमीटर पर आपको बड़े मंदिर दिखाई जाए। बहुत धर्म भीरू होते हैं साउथ के लोग, वो धार्मिक तो है लेकिन अभी तक कम्युनल नहीं हुए हैं। और अब ये चुनाव, केरला स्टोरी, बजरंग बली, बजरंग दल, देखिए, एक बड़ी बात जो इस चुनाव के शोर में छुप रही है, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे देश भर में अलग अलग तरह के आरोप लगे हैं, कई हिंसक घटनाओं के भी आरोप लगे हैं। बजरंग दल कार्यकर्ताओं के कई वीडियो भी सामने आने लगे हैं। लेकिन बजरंग दल को वैधानिकता प्रदान करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया, गृह मंत्री अमित शाह ने किया, कि बजरंग दल को उन्होंने देश प्रेमी, समाज सेवी और इस तरह के संगठन के तौर पर प्रस्तुत किया। तो अभी ये देश की जनता देखे कि बजरंग दल के कार्यकर्ता और बजरंग बली की आस्था क्या दोनों एक चीज है या दोनों अलग अलग चीज है। तो कर्नाटक का चुनाव इस मामले में भी मील का पत्थर साबित होगा। क्या बहुसंख्यक को धार्मिक से सांप्रदायिक बनाने की प्रक्रिया में कर्नाटक एक प्रयोगशाला साबित होगा क्या? और 2024 का चुनाव इस लिहाज से, मेरे समझ से, इस सामाजिक दृष्टिकोण से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कर्नाटक का चुनाव, और वो 2024 के चुनावी मुद्दे तय करेगा। जी राजीव, 30-30 सेकंड में दोनों प्रवक्ताओं को देना चाहती हूँ, लास्ट 1 मिनट है। नीरज जी, आप पहले बोलिए, क्योंकि आप कपिश जी जब बोल रहे थे रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। जो बात कही वो तो बिल्कुल संवैधानिक बात है ना। देश की जनता अपने अपने जब सांसदों को चुनेगी और जिसके पास नंबर्स होंगे वो लोग अपना चेहरा तय कर लेंगे। लेकिन अभी राजीव जी ने बहुत बड़ी बात कही, विपनेश जी, कि ये देश के जो बहुसंख्यक समुदाय को सांप्रदायिक बनाने का जो एक्सपेरिमेंट है, मुझे लगता है इसके खिलाफ पूरा देश इन लोगों के सामने खड़ा होगा और वो कहेगा ये जो गंगा जमुनी तहजीब है, ये जो इस देश का हजारों साल का इतिहास है, उस इतिहास के ऊपर हम लोग चोट नहीं आने देंगे। वो समाज की जो एकजुटता है
उस समाज की एकजुटता को हम नहीं टूटने देंगे। जयराम इसलिए विप्लव जी, सच में 30 सेकंड आपके 2024 का जो पास। चुनाव है ठीक वो है, नीरज बहुत जी, इतना ही जरूरी है। वक्त है। राजीव जी ने बहुत सारे बयान ऐसे दिए जिस पर लंबा समय चाहिए था, फिर भी मैं 30 सेकंड में अपनी बात को पूरी करूंगा। आप ये एक चीज देख लीजिए, अगर 13 मई को चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो राजीव जी अपने विश्लेषण को लेकर के क्षमा मांगेंगे क्या जनता से, और अपने कांग्रेस के प्रवक्ता जी उस पर क्या कहेंगे? दूसरी चीज, बजरंग दल को कब असंवैधानिक बताया गया था इस देश में, कब उस पर बैन लगा था, कब वो वैधानिक नहीं था जो प्रधानमंत्री जी ने उसको वैधानिक बना दिया? वो वैधानिक ही था। आप देखने का नजरिया बदल गया, चश्मा बदल गए। और रही बात विपक्षी एकता की, उसका जनाजा अभी कपीस जी ने ही निकाल दिया जब उन्होंने इंदिरा गांधी जी के जमाने का जिक्र करके उनको तानाशाह और देशद्रोही बताया। आज उसी तानाशाह और देशद्रोही कहे जाने वाली पार्टी के गोद में जेडीयू आरजेडी देख लेते हैं तमाम 13 लोग तारीख बैठने के के लिए नतीजे क्या बैठे कहते हैं, हैं, क्योंकि जनता सबकी ये नजर आपका उन्हीं पर है। चरित्र देख रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। तो 24 के लिए क्या नीतीश सूत्रधार बनेंगे विपक्षी एकता के, और ये मुलाकातें कितनी रंग लाएंगी, और साथ ही जो कर्नाटक का चुनाव 13 तारीख को आने वाला है वो कितना असर छोड़ेगा, ये देखना होगा। थोड़ा सा इंतजार करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।